नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी टिप्स प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं ताकि इनसे संबंधित आपकी अवधारणात्मक समझ को बेहतर किया जा सके, जिस समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सकें और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की, पास करने की संभावनाओं को बढ़ा सकें। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई वे कौन सी खबरें पिछले सप्ताह में लगातार चर्चा में रही। एक खबर जो लगातार आपने अखबारों में पढ़ी होगी, वो जुड़ी हुई है एंटी डंपिंग ड्यूटी से। तो सबसे पहले आज हम एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में ही सामान्य चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ऑटो टैरिफ लगाने की बात कही है। 25% ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, या आप कह सकते हैं ऐसे वाहनों पर शुल्क लगाया जाएगा, प्रशुल्क लगाया जाएगा, टैरिफ लगाया जाएगा, जो कि अमेरिका बाहर से आयात करता है। तो इस ऑटो टैरिफ की पूरी अवधारणा को देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अलग-अलग प्रकार के कदम उठाए हैं, उसी का एक हिस्से के रूप में आप इसे देख सकते हैं। साथ ही आप जानते हैं कि बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के दौरान हाल ही में बैंकिंग नियमन विधेयक भी पेश किया गया है, तो इसके किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। और यहीं पर एक टॉपिक और थोड़ा-सा समझ लेंगे, जिसकी चर्चा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में की है संसद में हाल ही में, और वो जुड़ा हुआ है एनपीए से, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, गैर निष्पादित संपत्ति से जुड़ा हुआ है। तो इसकी चर्चा इसी के एक भाग के रूप में कर लेंगे। तो सामान्यतः इन 4 टॉपिक पर हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं और सबसे पहली बात होगी एंटी डंपिंग ड्यूटी पर। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रकार का शुल्क है, या आप इसको प्रशुल्क के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। एक प्रकार का कर लगाया किस पे जाता है? दरअसल होता यह है कि अलग-अलग देश विश्व के अलग-अलग हिस्सों में, इंटरनेशनल मार्केट में अपना व्यापार बनाने की कोशिश करते हैं, अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। न केवल कंपनियां करती हैं, बल्कि देशों के द्वारा भी ये काम किया जाता है। अब मान लिया चीन है, और चीन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपना दबदबा अलग-अलग वस्तुओं को लेकर के बनाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान लीजिए कि स्टील को लेकर के ही अपना दबदबा बनाना चाहता है चीन ओरिमस में, और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो मार्केट की खोज करेगा, बाजार की खोज करेगा। मान लिया ये भारत का बाजार है, और चीन यहाँ पर जितना स्टील का उत्पादन करते हैं, मान लिया स्टील की एक इकाई के उत्पादन की जो लागत है वो 250 रुपए, मान लिया 250 रुपए है। लेकिन चीन इस उत्पाद को किस कीमत पर भारत में बेच रहा है? मान लिया 200 रुपए की कीमत पर बेच रहा है। और ऐसा चीन क्यों कर रहा है? ताकि उसके लिए एक बेहतरीन बाजार का निर्माण करवाया जा सके, और यहाँ जो घरेलू स्तर पर उत्पादित स्टील है, घरेलू स्तर पर जो प्रोडक्शन हो रहा है स्टील का, उसके लिए एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा खड़ी की जा सके, उसके लिए एक कंपटीशन खड़ी की जा सके, और उसके देश में, यानी भारत में, भारत के ही उत्पादनकर्ताओं को कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में पिछाड़ा जा सके। इस चीज को रोकने के लिए, इस डंपिंग को, इसको कहते हैं डंपिंग, इस डंपिंग को रोकने के लिए, यानी अपना उस उत्पाद डंप डंप करना, किस कीमत पर? कम कीमत पर, जितनी उसकी उत्पादन लागत नहीं है। इस डंपिंग को रोकने के लिए अगर भारत किसी शुल्क का इस्तेमाल कर दे, तो उसको हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी इसी को कहा जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये क्यों किया जाता है? ताकि भारत अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा कर सके, और उनको इस प्रकार की जो गैर प्रतिस्पर्धी प्रैक्टिसेस हैं, गैर प्रतिस्पर्धी जो प्रथाएं हैं, उनसे भारत उसको बचा सके। यही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, एंटी डंपिंग उद्देश्य का। कैसे काम करती है? ये काम इसी तरह से करती है कि उस उत्पाद की, या उस देश की, या उस देश द्वारा निर्यातित उत्पादों की पहचान की जाती है जो किसी देश में डंप किए जा रहे हैं, और उसका एक आकलन करने का प्रयास किया जाता है, और पूरा आकलन और जांच करने के बाद, उत्पादों की पहचान के बाद, एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल किया जाता है। अवधि कितनी होती है, यानी कितनी अवधि तक एंटी डंपिंग ड्यूटी किसी उत्पाद पर या किसी देश द्वारा जो निर्यात की जा रही है चीजें किसी अन्य देश में, उस पर लगाई जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो इसकी अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, सामान्यतः, कोई निश्चित अवधि नहीं है। लेकिन 5 वर्ष बाद या इससे पहले भी कोई देश उसके द्वारा लगाई जाने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी की क्या कर सकता है? समीक्षा कर सकता है,
और अगर इस किसी भी देश ने, मान लिया चीन ने इस तरह की नकारात्मक प्रैक्टिसेस को, इस तरह की नकारात्मक प्रथा को बंद कर दिया है, तब समीक्षा के बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटाया भी जा सकता है। और इसका एक उदाहरण तो हमने देख ही लिया स्टील के संदर्भ में किस प्रकार से। इसका उदाहरण के तौर पर आप किसी भी चीज का उदाहरण ले सकते हैं और विश्व के किन्हीं भी 2 देशों को शामिल कर सकते हैं, 3 देशों को शामिल कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी इस तरह का काम करती है, उसको भी इसके अंतर्गत आप शामिल कर सकते हैं। एक उदाहरण हमने देख लिया। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि इस तरह की एंटी डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से घरेलू उद्योगों की रक्षा होती है। उस देश में जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है या कोई सामान जहां पर डंप किया जा रहा है, उस देश में उद्योगों की रक्षा करके रोजगार की भी रक्षा की जाती है। क्योंकि अगर भारत में स्टील को डंप करके चीन भारत में एक बड़ा मार्केट खड़ा करता है, तो भारत के उत्पादनकर्ताओं को इसका नुकसान होगा। उनकी फैक्ट्रीज, उनके द्वारा जो कारखाने हैं वो बंद हो सकते हैं, जिससे भारत में रोजगार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को रोजगार की रक्षा करने वाला कदम भी माना जाता है। साथ ही समान प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूरी होती है, क्योंकि एंटी जो डंप करना है किसी सामान को, वो अपने आप में गैर प्रतिस्पर्धी कदम माना जाता है। और निष्पक्ष व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे साधनों का इस्तेमाल अलग अलग देशों द्वारा किया जाता है। यही है पूरा स्ट्रक्चर एंटी डंपिंग ड्यूटी का। अब हमारी अगली खबर कौन सी है? अगली खबर पर हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं। एक बैच प्रारंभ हो चुका है हिंदी माध्यम का। बैच किससे संबंधित है? आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से संबंधित है। ऑफलाइन बैच है। हिंदी माध्यम में बैच प्रारंभ हो चुका है। उसका टाइमिंग है शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम में बैच 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501 और इस नंबर पर कॉल के माध्यम से आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम दूसरी खबर पर बात करेंगे। दूसरी खबर हमारी ऑटो टैरिफ से जुड़ी हुई है। खबर पूरी क्या है? खबर पूरी यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित वाहनों पर, यानी अमेरिका में जो वाहन बाहर से आ रहे हैं, आयात किए जा रहे हैं, ऐसे वाहन जिनको अमेरिका इंपोर्ट करता है, उन पर 25% का टैरिफ, 25% का शुल्क, एक प्रकार का टैक्स है, लगाने की घोषणा कर दी है। ये टैरिफ अमेरिका में निर्मित होने वाले वाहनों पर नहीं लगेगा। अमेरिका में निर्मित न होने वाले वाहनों पर ही लगेगा। अमेरिका में जो वाहन निर्मित होते हैं उन पर ये नहीं लगेगा। ये नया टैरिफ कब से प्रभावी होगा? 3 अप्रैल से ये टैरिफ प्रभावी हो जाएगा। ये जो 25% का ऑटो टैरिफ लगाया गया है, ये 3 अप्रैल से प्रभावी होगा। पहले से मौजूद जो 2.5% ऑटो टैरिफ है, उसके अतिरिक्त ये 25% का टैरिफ है। यानी पहले से ही जो ऑटो टैरिफ का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर 2.5% का प्रशुल्क लगाया जाता है, उसके अतिरिक्त आयातित वाहनों पर 25% का टैक्स अमेरिका के द्वारा लगाया जाएगा। अमेरिका द्वारा हाल ही में उठाए गए टैरिफ संबंधी निर्णयों का ही एक भाग के रूप में आप इससे देख सकते हैं, क्योंकि 2 अप्रैल को ट्रंप उन देशों पर प्रतिशोधी शुल्क, इसको कहना चाहिए प्रतिगामी शुल्क, रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करेंगे, जो अमेरिका के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पर भारत का भी नाम आ जाता है, क्योंकि भारत के संदर्भ में, भारत और अमेरिका के जब व्यापार की बात करते हैं, तो भारत का अमेरिका के साथ जो व्यापार है वो अधिशेष में है। यानी अमेरिका को उस व्यापार में, भारत के साथ जो उसका ट्रेड होता है, उसमें अमेरिका को घाटा होता है। और अगर अमेरिका इस प्रकार से व्यापार घाटे वाले देशों को टैरिफ के माध्यम से टारगेट करेगा, लक्ष्य बनाएगा 2 अप्रैल से, तो इसका नुकसान भविष्य में भारत को भी हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने पहले से ही स्टील पर और एल्यूमीनियम पर टैरिफ की घोषणा कर दी है। अधिक जो टैरिफ, बढ़े हुए टैरिफ की घोषणा कर दी है। मेक्सिको और कनाडा से आयातित होने वाले सामानों पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया है। चीन से आयातित वस्तुओं पर पहले से ही वो अतिरिक्त 10% का टैरिफ लगा दिया है। तो मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त ये अब आयातित वाहनों पर भी 25% का टैक्स अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। किन देशों पर इसका मुख्यतः असर होगा? उन देशों पर मुख्य रूप से असर होगा जिनके साथ अमेरिका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, मुक्त व्यापार समझौते हैं। क्योंकि मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से ये देश अमेरिका को कोई भी चीज निर्यात करते हैं तो उस पर नगण्य शुल्क लगाया जाता है।
जैसे अमेरिका का मेक्सिको और कनाडा के साथ क्या है, मुक्त व्यापार समझौता है, उसी प्रकार से साउथ कोरिया के साथ भी उसका एक मुक्त व्यापार समझौता है। तो ये देश जो भी अमेरिका को निर्यात करते हैं, उस पर बहुत कम टैरिफ लगाया जाता है, न के बराबर टैरिफ लगाया जाता है। और अगर अब इन देशों के द्वारा जो वाहन निर्यात किए जाएँगे और उस पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, तो उसका सीधा सा मतलब है कि इन देशों को ही ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इन देशों में जो टैरिफ संरचना है, वो अपने आप में टैरिफ संरचना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा गैप था और अगर गैप ज़्यादा था, तो सीधी-सी बात है कि अगर टैरिफ लगेगा, तो उसका नुकसान भी ज़्यादा ही होगा। टैरिफ का असर उन देशों पर ज़्यादा पड़ेगा, जो अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत काम कर रहे हैं और इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं? कनाडा, मेक्सिको और दक्षिण कोरिया। इसके अलावा जापान और यूरोपीय संघ के महान निर्माता भी इससे प्रभावित होंगे। विशेष तौर से जर्मनी बहुत बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी संख्या में निर्यात करता है वाहनों का। इसी प्रकार से इटली भी इटली और यूनाइटेड किंगडम संयुक्त जो राज्य है, ब्रिटेन है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में वाहनों का निर्यात करता है, तो इन देशों पर भी नकारात्मक प्रभाव इस अतिरिक्त 25% टैरिफ का होने वाला है। व्यापार जो विशेषज्ञ है, उनका ये भी मानना है कि ये जो टैरिफ है, ये यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट समझौता और कोरस यानी कोरिया यूएस जो दक्षिण कोरिया और अमेरिका समझौता है, उसका उल्लंघन करता है। यानी इन देशों के बीच जो मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं, जिसके माध्यम से ये देश उस समझौते के अंतर्गत बहुत कम टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से निर्यात होने वाली या आयात एक दूसरे से आयातित वस्तुओं पर। तो अगर इस प्रकार के समझौते पहले से विद्यमान हैं और अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई है, तो ये कहीं न कहीं इन देशों के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन है, वायलेशन है। अमेरिका का अगर ऑटो आयात डेटा वर्ष 2024 का देखें, तो वर्ष 2024 में हमारे सामने एक आंकड़ा आता है जो हमें बताता है कि अमेरिका ने 474 बिलियन डॉलर मूल्य के ऑटो उत्पाद आयात किए हैं और इसमें से 220 बिलियन डॉलर के यात्री वाहन शामिल है यानी पैसेंजर व्हीकल्स शामिल है। यह भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट के तहत आंशिक छूट की बात करें, तो प्रक्रिया जटिल होने के कारण, प्रोसेस के जटिल होने के कारण जब तक अमेरिकी वाणिज्य विभाग और सीमा शुल्क एजेंसी गैर अमेरिकी सामग्री पर टैरिफ लगाने की प्रक्रिया तय नहीं करती, तब तक यूएसएमसीए यानी यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट अनुपालक भाग ड्यूटी मुक्त रहेंगे। यानी जो भी इस समझौते के अंतर्गत आते हैं वो ड्यूटी मुक्त रहेंगे, उन पर प्रशुल्क नहीं लगाया जाएगा, टैरिफ नहीं लगाया जाएगा जब तक अमेरिकी वाणिज्य विभाग और सीमा शुल्क एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया को तय नहीं कर लेती है। यूएसएमसीए नियमों का पालन न करने वाले वाहनों और भागों को आंशिक छूट दी जाएगी। जैसे किस प्रकार से छूट दी जाएगी? ये छूट इस प्रकार से होगी, एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि मेक्सिको में बना कोई ट्रक 45% अमेरिकी सामग्री का प्रयोग करता है, यानी उसका अगर किसी ट्रक का निर्माण होता है और उस निर्माण में 45% जो सामग्री है, वो अमेरिका की इस्तेमाल की जाती है और 55% जो उसका मूल्य है वो अमेरिका से संबंधित नहीं है, तो इस 55% पर ही 25% जो टैरिफ है वो लगेगा। इस प्रकार की आंशिक छूट रहेगी। अगर हम इस पूरी टैरिफ संरचना के अंतर्गत ट्रंप के उद्देश्य, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उद्देश्यों की जांच करें, समझें, तो वो किस प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। इस टैरिफ के माध्यम से अमेरिका अपने राजस्व को बढ़ाना चाहेगा, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहेगा, उनके कर कटौती वादों को पूरा करने का माध्यम बताया जा रहा है। अमेरिका ने सीधे तौर पर, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान सीधे तौर पर कहा था कि वो अमेरिकी नागरिकों पर टैक्स का बोझ कम करना चाहते हैं और इसलिए अगर टैरिफ के माध्यम से अमेरिका अपने राजस्व को बढ़ाता है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाता है, तो एक जगह खाली होती है, एक जगह बनेगी अमेरिकी नागरिकों पर कम टैरिफ लगाने की या कम टैक्स लगाने की, टैरिफ नहीं कहना चाहिए, कम टैक्स लगाने की एक जगह बनेगी। तो कहीं न कहीं अमेरिका का उद्देश्य है कि टैरिफ के माध्यम से राजस्व को बढ़ा करके अपने नागरिकों पर टैक्स को कम किया जाए। इसके अलावा अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगर बाहर से आयातित वाहनों पर टैक्स लगाया जाएगा या अन्य वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाएगा, तो सीधा-सा बात है कि अमेरिकी उद्योग जो है, उनको प्रोटेक्शन प्रदान किया जा रहा है।
वो अपने कारखाने स्थापित करके अलग-अलग वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं और अमेरिकी बाजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास इसको माना जा रहा है, इस टैरिफ को। साथ ही इससे अमेरिका में नौकरियां और संपत्तियों की रक्षा होगी। अगर कारखाने होंगे और वस्तुओं का उत्पादन होगा तो उससे रोजगार का सृजन भी होगा और अमेरिका में संपत्ति का निर्माण भी किया जा सकेगा और अमेरिकी संपत्ति का इस्तेमाल अमेरिका में ही संभव भी हो सकेगा। लेकिन इसके कुछ संभावित नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस प्रकार के ऑटो टैरिफ से कीमतें बढ़ जाएंगी, जैसे वाहनों की कीमतें बढ़ सकती हैं और उनकी मांग में कमी आ सकती है। वैश्विक ऑटो उद्योग पहले से ही अनसर्टेनिटी का सामना कर रहा है, एक अनिश्चितता का सामना कर रहा है। यह अनिश्चितता इस प्रकार के ऑटो टैरिफ से और ज्यादा बढ़ने की संभावनाओं को बढ़ाता है। यानी ये जो अनिश्चितता है ये और ज्यादा बढ़ने की संभावना हो जाएगी इस प्रकार के ऑटो टैरिफ से। ट्रंप की त्वरित टैरिफ घोषणाओं से स्थिति और खराब हो सकती है, इन्हीं कारणों से, क्योंकि पहले से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर अनिश्चितता का शिकार है और साथ ही अमेरिका अगर उस पर टैरिफ बढ़ाएगा तो अमेरिका में वाहनों की कीमतें बढ़ सकती हैं, उनकी मांग में भी कमी आ सकती है। ये समस्या को चक्रीय बना सकता है, यानी एक समस्या से दूसरी समस्या जन्म लेगी और दूसरी से तीसरी और तीसरी से फिर पहली समस्या और ज्यादा गहरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक चक्रीय स्थिति पैदा हो सकती है, तो अमेरिका को इससे बच करके रहना पड़ेगा इस प्रकार की स्थितियों से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग नियमन बिल से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग नियमन विधेयक से जुड़ा हुआ है, जो हाल ही में बजट सत्र में पेश किया गया है। तो हाल ही में राज्यसभा ने बैंकिंग नियमन विधेयक पारित किया है, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े 5 अधिनियमों के कई प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। तो इस अधिनियम ये जो विधेयक है बैंकिंग रेगुलेशन बिल है, जिसके माध्यम से 5 अधिनियमों के कई प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसे अद्वितीय, अपने आप में यूनिक विधेयक बताया है, क्योंकि इन संशोधनों से कुल 19 धाराओं पर प्रभाव पड़ेगा और इस विधेयक के कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं बैंकिंग क्षेत्र को। विशेष तौर से बहुत अधिक जानकारी इस विधेयक के बारे में भी बाहर नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार के लाभों की बात सामान्य तौर से की जा रही है उन लाभों को देख लेते हैं। जैसे बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों में सुधार होगा इस विधेयक के माध्यम से। आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है और अगर उसके गवर्नेंस सिस्टम में किसी प्रकार का सुधार किया जाता है तो जाहिर तौर पर गवर्नेंस सिस्टम में सुधार करके बैंकिंग प्रणाली को एक तरह से पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जा सकता है और इस अधिनियम का या आप कह सकते हैं इस विधेयक का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्टिंग में एकरूपता आएगी। अभी तक क्या स्थिति रहती है कि रिजर्व बैंक जो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग बैंकिंग इकाइयों से रिपोर्ट मांगता है उसमें एकरूपता का अभाव होता है। तो अगर ये विधेयक पास हो जाएगा तो इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को जो रिपोर्टिंग होती है उसमें एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। जमाकर्ताओं, डिपॉजिटर्स और निवेशकों जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सुरक्षा में भी वृद्धि होगी और जो सिक्योरिटी संबंधी मानक हैं उनको भी महत्वपूर्ण रूप से प्रबंधित किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट गुणवत्ता बढ़ेगी ताकि अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या डिपॉजिट को लेकर के है, जमा को लेकर के है, तो उस समस्या का समाधान समय पर किया जा सके। सहकारी बैंकों में निदेशकों, डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने का भी प्रावधान है ताकि एक स्ट्रीमलाइन अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत स्थापित की जा सके। ऐसा ना हो बार बार चुनाव होने से इन की जो प्रक्रिया है, जो सामान्य प्रक्रिया है सहकारी बैंकों की, वो प्रभावित हो। तो इसलिए निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने का भी इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। बैंक खाता धारकों को 4 नामांकित व्यक्ति रखने का विकल्प मिलेगा। तो बैंक खाता धारकों को भी 4 नामांकित व्यक्ति रखने का विकल्प मिलेगा। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो निर्णय प्रक्रिया है, जो कि निर्णय करता है, उसमें जमाकर्ताओं की भूमिका को भी स्थापित करने का प्रयास इन विधेयकों के माध्यम से किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण विधेयक है। अब देखते हैं कि आगे किस रूप में आगे बढ़ता है, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, यानी गैर निष्पादित संपत्ति परिसंपत्ति का। एनपीए में कमी और मुनाफे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात वित्त मंत्री ने बजट सत्र के दौरान कही है और वित्त मंत्री ने बताया है कि सितंबर 2024 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जो टोटल एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है,
वो 2.5% पर आ गया है, जो अपने आप में कई वर्षों के निचले स्तर को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वर्ष 2018 में जो ये एनपीए है ये लगभग 11% पहुंच गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी भी बैंक ने लोन दिया है, 100 व्यक्तियों को लोन दिया है, तो 11 व्यक्ति उसमें ऐसे होते थे जो वो लोन चुकता कर पाने में सक्षम नहीं होते थे, और अब उनकी संख्या घट करके कितनी आ गई है, लगभग 100 में से ढाई 3 व्यक्तियों की 2-3 व्यक्तियों की संख्या आ गई है, जो अपने आप में एक बेहतर स्थितियों को प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1.41 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में सामान्य चीजों को जान लेते हैं। आप जानते हैं कि बैंक बहुत बड़े स्तर पर लोन देता है, और जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है तो इसमें क्या है, कुछ समय बाद मैच्योरिटी अवधि के बाद जो कि परिपक्वता अवधि होती है, मूलधन चुकाना होता है। और जो मान लिया परिपक्वता अवधि किसी लोन की 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या चुकाना होगा, मूलधन चुकाना होगा। लेकिन 5 वर्ष तक आपको क्या चुकाना होगा, 5 वर्ष तक आपको इस पर ब्याज भी चुकाना होगा। 5 वर्ष तक, या आप कह सकते हैं कि 1 वर्ष की अवधि तक आपने कोई लोन लिया है, 1 वर्ष बाद आपको मूलधन चुकाना होगा, और 1 वर्ष तक उस पर कुछ ब्याज राशि भी निर्धारित कर दी गई है, तो ये भी आपको ब्याज राशि भी किस्तों में चुकानी पड़ेगी। ये किस्त इसके निर्धारित हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो बैंकों का पूरा लोन होता है, उसको किस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक, आप बैंकों की जो संपत्ति होती है उसको, जो लोन होते हैं या जो अग्रिम होते हैं, एडवांसेस होते हैं, बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उनके 2 प्रकार होते हैं, एक स्टैंडर्ड एसेट और एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट में वो एसेट आते हैं, मान लिया बैंक ने कोई लोन दिया और किसी व्यक्ति को लोन देता है, और वो लोन समय पर चुकता होता है, और कुछ एक राशि ऐसी होती है बैंकों द्वारा दी गई जो समय पर हमेशा ही चुकता होती है, तो उसको हम, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिले नहीं होता, न तो मूलधन में डिले होता, जो मूल राशि दी जाती है, न तो उसमें डिले होता और न ही किस्तों में डिले होता, तो उसको हम रेगुलर एसेट्स के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन अगर किसी बैंक द्वारा दिए गए लोन की किस्त समय पर नहीं आती, यानी उसमें डिले होता है, 1 से 90 दिनों का डिले होता है, तो ऐसे एसेट को हम रखते हैं स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट की श्रेणी में रखते हैं, और इसमें भी 3 श्रेणियां होती हैं, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। यानी अगर 1 से 30 दिनों का डिले होता है तो उसे हम एसएमए 0 की श्रेणी में रखते हैं, 31 से 60 दिनों का डिले होता है तो उसको हम एसएमए 1 में रखते हैं, और 61 से 90 दिनों का डिले होता है तो उसको एसएमए 2 में रखा जाता है। इसके अलावा अगर 90 से ज्यादा दिनों का डिले होता है तो उस एसेट को, उस परिसंपत्ति को क्या मान लिया जाता है, गैर निष्पादित संपत्ति, परिसंपत्ति। यानी ऐसी परिसंपत्ति जो नॉन परफॉर्मिंग है, जो किसी प्रकार का परफॉर्म नहीं कर रही है, और बैंक को उस प्रकार का लोन देने से कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है, इसी कारण से उसको एनपीए में परिभाषित किया जाता है। इसमें भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे अगर जो एनपीए है वो 12 महीनों तक किसी प्रकार का किस्त या जो लोन दिया है, जो मूलधन है वो वापसी नहीं आता, तो उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट में रखते हैं। अगर ये एनपीए 12 महीने से ऊपर का हो जाता है तो उसको हम डाउटफुल एसेट के रूप में रखते हैं, ऐसी परिसंपत्ति जो बहुत डाउटफुल है। और अगर ये जो लोन दिया है, जो मूलधन दिया है, जो किस्त और जो किस्तें निर्धारित हुई है वो वापस ही नहीं आई है, तो उसको हम लॉस एसेट के रूप में परिभाषित करते हैं। एक ऐसा एसेट, एक ऐसी परिसंपत्ति जो खो गई है, जिसकी हानि हो गई है, उसको हम लॉस एसेट के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने एनपीए की ये कैटेगरीज देख ली हैं। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न क्या है, एंटी डंपिंग शुल्क या एंटी डंपिंग ड्यूटी का उद्देश्य क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विदेशी उत्पादों के दाम को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, और ऑप्शन डी सरकारी करों को बढ़ाना। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आयातित वाहनों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न है, एनपीए कब घोषित किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए जब ऋणदाता ने कोई गारंटी नहीं दी हो, ऑप्शन बी जब उधारी की किश्त 90 दिन तक नहीं चुकाई जाती,
ऑप्शन सी, जब उधारी की किश्त 180 दिन तक नहीं चुकाई जाती। ऑप्शन डी, जब ऋणदाता को ऋण का भुगतान समय से पहले कर दिया जाता है। इस प्रश्न का या इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।